अनपढ़ बहू गई स्कूल। बहुत समय पहले की बात है, जब सरस्वती नाम की लड़की अपनी माँ शकुंतला के साथ गांव के छोटे से कोने में रहती थी। सरस्वती के पिता को गुजरे हुए काफी समय हो गया था। सरस्वती और उसकी माँ दोनों में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। माँ अक्सर बीमार रहती थी, जिस वजह से सरस्वती को गांव में गाय का गोबर उठाने का काम मिलता है। इसके बदले उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। उन पैसों से वो अपने घर का गुजारा कर लेती थी। एक दिन शकुंतला की दोस्त शहर से उससे मिलने आती है। शकुंतला, शकुंतला, अरे ओ शकुंतला। शकुंतला अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो उठ भी नहीं सकती थी। तबीयत खराब होने की वजह से उसकी आवाज भी बहुत धीरे निकल रही थी। इतनी देर तक चिल्लाने के बाद कोई आवाज जब अंदर से नहीं आती है, तब विशाखा वापस जाने लगती है। तभी भागते हुए सरस्वती विशाखा के पास आती है और कहती है, अरे सुबह सुबह क्यों शकुंतला शकुंतला चिल्ला रही हो? कौन हो आप और यहाँ पर क्यों खड़ी हो? आप शकुंतला को कैसे जानती हो? शकुंतला मेरी माँ का नाम है और आप इस तरह चिल्ला रही हैं जैसे उन्होंने कोई आपसे कर्ज ले लिया हो। सरस्वती को देखकर विशाखा मन ही मन कहती है, अच्छा तो यही है सरस्वती जिसे मैंने बचपन में देखा था। आज ये कितनी बड़ी हो गई है। बेटी, मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ और मैं शकुंतला से मिलने आई हूँ। अच्छा, तो आप है मेरी माँ की दोस्त विशाखा। माँ आपके बारे में मुझे बहुत सारी बातें करती हैं और अपने बचपन की कहानी मुझे सुनाती रहती है। आप और माँ बचपन में कितनी शैतानियाँ करती थी ना। नमस्ते आंटी, इतना समय हो गया ना आपको देखा नहीं है, इसलिए पहचान नहीं पाई। आओ आओ अंदर आओ। वो दरअसल बात यह है कि माँ की तबीयत खराब रहती है, इस वजह से वो बिस्तर से उठ नहीं पाती हैं। वो आवाज तो दे रही होंगी, लेकिन उनकी आवाज बहुत कम है, इसलिए आपको सुनाई नहीं दिया होगा। कोई बात नहीं बेटा, तो मुझे उसके पास लेकर चलो। फिर सरस्वती अपनी आंटी को लेकर अपने घर जाती है और अपनी माँ से मिलवाती है। उसके बाद वो किचन में जाती है और आंटी के लिए चाय बनाती है। शकुंतला की तबीयत खराब होने की वजह से वो खड़ी नहीं होती है, इसलिए विशाखा एक कुर्सी लेकर शकुंतला के बगल में ही बैठ जाती है। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को काफी समय बाद देखा था। विशाखा, तू कितनी अच्छी है। मैंने तो तेरे वापस आने की उम्मीद छोड़ ही दी थी, लेकिन तू बहुत अच्छी है जो तू यहाँ मुझसे मिलने आई है। मुझे तो लगा तू अपने इस दोस्त को भूल ही गई है। अरे नहीं नहीं शकुंतला, तू ये सब सोच कैसे सकती है? मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? बचपन में हमने कितनी मस्ती करी है और मुझे अपने बचपन में किया हुआ वादा भी याद है। मैंने कहा था ना, मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से करवाऊंगी। देख, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है और तेरी बेटी भी बड़ी हो गई है। दोनों शादी के लायक है, इसलिए मैं तेरी बेटी को देखने आई थी। अच्छा, तो मिली तू मेरी बेटी से? और तेरा बेटा धीरज भी आया है क्या? नहीं, वो नौकरी करने जाता है, उसे जरा भी छुट्टी नहीं मिलती है। मैं तेरी बेटी को देखने आई हूँ और मेरा बेटा बहुत अच्छा है। वो कभी अपनी माँ के फैसले को टाल नहीं सकता है। दोनों सहेलियां बहुत देर तक आपस में बातें करती हैं। इतने में सरस्वती चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। इसके बाद शकुंतला अपनी बेटी को सारी सच्चाई बताती है कि कैसे विशाखा ने अपने बेटे की शादी उसकी बेटी से बचपन में ही तय कर दी थी और अब वो समय आ गया है। ये सब जानकर सरस्वती अपनी सास के पैर छूती है और तीनों बहुत सारी बातें करती हैं। सारी बातें खत्म हो जाने के बाद विशाखा अपने घर वापस लौट जाती है। उसके बाद विशाखा घर में डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने बच्चों से बातें करती है। तुम दोनों जरा फोन साइड में रखोगे? मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ माँ, बताओ आपको क्या बात करनी है? बेटा, तुम्हें पता है मैं आज तुम्हारे लिए एक रिश्ता देख कर आई हूँ, लेकिन बात ये है कि वो गांव की है, परंतु मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई है। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो?
माँ, लड़की गांव की हो या शहर की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आपने लड़की पसंद की है तो कुछ सोच समझ कर ही करी होगी। आप अपने बच्चों का बुरा थोड़ी ना सोच सकती हैं। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ माँ। अरे वाह भैया, आप तो एकदम माँ के लाडले बेटे बन गई हो। जो माँ कहेंगे वही होगा। एक बार लड़की देख तो लो, कहीं ऐसा ना हो उसे गिनती भी ना आती हो। कोमल, ये मजाक करने की कोई बात नहीं है। हर जगह अपनी बात मत फिट किया करो। लड़की मैंने पसंद की है, लड़की में कोई दोष नहीं है, बहुत सीधी है। हाँ माँ, गांव की है तो सीधी तो होगी ही ना। वो तो जब यहाँ आएगी तब पता चलेगा कैसी है। कहीं आपको ही नाच नचाने ना लग जाए। अपने बेटे की हाँ सुनने के बाद विशाखा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि बचपन में किया हुआ वादा आज सच होने जा रहा है। कुछ समय बाद विशाखा अपने बच्चों को लेकर गांव पहुंच जाती है और वो गांव में अपने बच्चों की शादी करवा देती है। अब सरस्वती विशाखा की बहू बन गई थी और धीरज की पत्नी, परंतु सरस्वती को ज्यादा कुछ आता नहीं था। वो तो सफर करना भी नहीं जानती थी। जब वो अपने ससुराल जा रही थी तो रास्ते में ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखकर पूछती है, ए जी, ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है और कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पर लोग रहते होंगे ना? ये लोग कितने अमीर होते होंगे ना? अरे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने कहीं ऐसा पहले कभी नहीं देखा है क्या? सरस्वती धीरज की बातों को अनदेखा करते हुए बाहर के अच्छे नज़ारे को देखने लगती है और फिर कब घर आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। घर पहुंचने के बाद घर के नौकर और धीरज की माँ उन दोनों का स्वागत करती है। बहू, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। अपने पैरों से इस कलश को गिराओ और घर में प्रवेश करो। वेलकम भाभी, प्लीज कमिंग। हे भगवान, नंद जी, ये क्या कह रही हो आप? मेरी बेइज्जती कर रही हो? अरे नहीं नहीं भाभी, आप मेरी बातों का गलत मतलब मत समझिए। मैं तो कह रही हूँ आपका स्वागत है, आइए घर के अंदर आइए। लगता है भाभी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें मेरे इतनी आसान शब्दों का मतलब ही नहीं पता है। भैया बच के रहना जरा भाभी से, कहीं ऐसा ना हो तुम वाटर वाटर करते रह जाओ और प्यासे रह जाओ। माँ, क्या सच में ये बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है? मैंने तो सोचा था कि आपने अपने बेटे को देखकर ही लड़की देखी होगी, पर मुझे लगता है आपने तो कुछ भी नहीं सोचा और इससे मेरी शादी कर दी। इसे तो कुछ नहीं आता है। नहीं नहीं धीरज जी, हम पूरी 5वीं कक्षा तक पढ़े हैं। हम आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन स्कूल हमारे गांव में नहीं था और न ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए हमारे पास पैसे थे। इस वजह से जरा हम पढ़ाई में कमजोर है। माँ, आप देख रही हो, अगर इसी तरह ये मेरे साथ रही तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। मेरे दोस्त मुझे क्या कहेंगे? बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, ये अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे पढ़ाऊंगी। धीरज अपनी माँ से गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है और विशाखा अपनी बहू को समझाते हुए कहती है, बहू, मेरे बेटे की बातों का बुरा मत मानना, वो बहुत गुस्से वाला है, पर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं हूँ ना यहाँ पर। तुम अभी अंदर जाओ और कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप क्यों नाश्ता बनाओगी? मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ और मैं नाश्ता बनाती हूँ। सरस्वती अपने कमरे में चली जाती है और नहा धोकर अपने कमरे में तैयार हो जाती है। सरस्वती को तैयार होने में काफी समय लग जाता है। तब तक विशाखा खाने की टेबल पर नाश्ता लगा देती है। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। सासू माँ, मुझे माफ कर देना, मुझे तैयार होने में जरा टाइम लग गया। वो मुझे तैयार होने की आदत नहीं है ना, इसलिए। परंतु कल से मैं समय पर नाश्ता बनाने आ जाऊंगी। आप मुझे ये बता दो कि रात को क्या बनाना है। बेटी, हमारे घर का ये रिवाज है कि जब तक बहू के हाथों की मेहंदी नहीं निकल जाती तब तक हम बहू से काम नहीं करवाते हैं। तुम्हें काम करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, काम करने के लिए घर में नौकर है। विशाखा अपनी बहू को समझाते हुए उसे बहुत सारी बातें बताती है और उसे कहती है कि वो अगले ही दिन से स्कूल जाएगी और पढ़ेगी लिखेगी। सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, स्कूल जाऊंगी तो कितना अजीब लगेगा। सारे छोटे छोटे बच्चे मुझ पर हंसेंगे। नहीं बहू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे यहाँ पर बड़ों के लिए स्पेशल स्कूल है जहाँ पर बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं। तुम्हें वहाँ जरा भी शर्म नहीं आएगी।
अपने सासू माँ की बात मानकर और अपने पति की नजरों में अच्छा बनने के लिए सरस्वती पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है और स्कूल जाने लगती है। सरस्वती मन लगाकर पढ़ाई करती है और धीरे धीरे करके वो बहुत कुछ सीख लेती है। एक दिन सरस्वती धीरज के लिए नाश्ता लेकर उसके कमरे में आती है। ओ माय डियर हस्बैंड, प्लीज वेक अप, योर ब्रेकफास्ट इज रेडी। धीरज जब अपनी पत्नी को अंग्रेजी में बोलता हुआ सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। वो इस बात से खुश होता है कि सरस्वती ने अपनी इच्छा से पढ़ने की कोशिश की है। उसके बाद दोनों नाश्ता करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। इस तरह दोनों में अब प्यार बढ़ता जा रहा था। धीरज एक MNC कंपनी में जॉब करता था। एक दिन धीरज के दोस्त उसकी पत्नी से मिलने के लिए आते हैं। अरे धीरज भाई, तुमसे तो हम हर रोज ऑफिस में मिल लेते हैं, जरा भाभी को तो हमारे सामने लेकर आओ। थोड़ा सब्र रखो दोस्तों, वो तुम लोगों के लिए नाश्ता लेने गई है, अभी आती ही होगी। हाँ धीरज, तुम तो एकदम हीरो लगते हो। जरा तुम्हारी पत्नी को तो देखे कैसी है। सुना है तुम्हारी माँ गाँव से लेकर आई है। गाँव से लेकर आई है तो क्या हुआ, अगर तुम लोगों ने देख लिया तो देखते ही रह जाओगे। धीरज ये सब कह रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी एक मॉडर्न स्टाइल की साड़ी पहनकर आती है। धीरज की पत्नी को देखकर उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। धीरज की पत्नी भी कोई हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। हेलो गाइस, माय नेम इज सरस्वती और आई एम धीरज वाइफ। नाइस टू मीट यू एंड हाउ आर यू ऑल। धीरज की गांव की पत्नी को अंग्रेजी में बोलता हुआ सुनकर धीरज के सभी दोस्त बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद धीरज अपने दोस्तों को बताता है कि किस तरह सरस्वती अपने गांव से आने के बाद यहाँ पर एक स्कूल में पढ़ने जाती है और लगन से पढ़ाई करती है और आज वो इस लायक हो गई है कि वो भी धीरज के साथ जॉब कर सकती है। धीरज के सभी दोस्त धीरज और उसकी पत्नी की बहुत तारीफ करते हैं। ये सब देखकर विशाखा बहुत खुश होती है और उसे अच्छा लगता है कि उसने अपनी बहू की एक अच्छी इमेज बना दी है। इन सब के बाद सरस्वती अपनी सास को धन्यवाद करती है। उसे सास के रूप में एक माँ मिली थी और वो अपने पति के साथ आगे का जीवन हंसी खुशी से बिताती है। हरियाणा शहर के बीचों बीच एक छोटी सी बस्ती में एक सोनू नाम का लड़का अपनी माँ शकुंतला के साथ रहता था। सोनू 5 वर्ष का था जब उसके पिता का देहांत हो गया था। सोनू के पिता राजीव एक पतंग के कारखाने में काम करता था, जहां पर हर साल तरह तरह की पतंगे बनाई जाती थी। परंतु उसके पिता के इस दुनिया से चले जाने के बाद सोनू और उसकी माँ का सहारा कोई नहीं था। सोनू की माँ अपने पति के देहांत के बाद उनकी फैक्ट्री में काम मांगने के लिए जाती है, परंतु फैक्ट्री का सेठ शकुंतला को काम नहीं देता और उसे बेइज्जत करके निकाल देता है। मेरे यहाँ पर कोई काम नहीं है, मैं तुझे काम पर रख लूँ। तुझे पता भी है कितना काम होता है यहाँ, ये सारे काम तुझसे नहीं होगा। हमें मेहनत करने वाले मजदूर चाहिए, काम चोर नहीं। नहीं नहीं मालिक, मैं काम चोर नहीं हूँ। जितना काम मेरे पति करते थे मैं पूरी लगन से आपको उतना ही काम करके दूंगी, पर मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख लो, नहीं तो मैं अपने इकलौते लड़के की परवरिश कैसे करूँगी। मालिक, वो भूखा मर जाएगा। भूखा मर जाएगा तो इसमें मैं क्या करूँ? मैंने कोई अनाथ आश्रम थोड़ी ना खोल रखा है। चल जल्दी चुपचाप से बाहर जा, नहीं तो अभी अपने आदमियों को बुलाता हूँ। शकुंतला पतंग की फैक्ट्री के मालिक के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, परंतु उसे शकुंतला पर जरा भी दया नहीं आती। बेचारी शकुंतला उदास मुंह लेकर घर वापस आ जाती है। सोनू अभी बहुत छोटा था, इसलिए वो ये सब नहीं समझ सकता था। माँ, आप आ गई? मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाना बना कर दे दो। हाँ हाँ बेटा, बस अभी निकाल कर देती हूँ। शकुंतला जब देखती है कि घर में तो खाने के सभी डब्बे खाली रखे हुए हैं और घर में राशन का सामान भी खत्म हो गया है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। बेटा तो यही रुक, मैं अभी पड़ोस से जाकर कुछ खाने के लिए मांग कर लेकर आती हूँ। शकुंतला जल्दी से जाकर पड़ोस से कुछ खाना मांग कर ले आती है और पड़ोसी उसे बचा कुचा खाने को खाना दे देती हैं।
शकुंतला की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। उसके पति के गुजर जाने के बाद फैक्ट्री के मालिक ने शकुंतला के घर पर कब्जा कर लिया था और उसे वहां से बाहर निकाल दिया था। तभी से वो अपने बेटे सोनू के साथ एक छोटे से बस्ती में टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी थी। शकुंतला जानती थी कि इस तरह मांग मांग कर शकुंतला का गुजारा नहीं चलेगा। तभी शकुंतला बस्ती के थोड़ा आगे चलकर एक जंगल की ओर जाती है और वहां से लकड़ियां काट काट कर आती है और उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचती है। उन लकड़ियों के सौदागर शकुंतला को बहुत कम पैसे देते थे, क्योंकि शकुंतला बहुत असहाय थी, इसलिए उसे कम पैसों में लकड़ियां बेचनी पड़ती थी। उन लकड़ियों को बेचकर घर के लिए राशन का सामान खरीद लेती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और शकुंतला बहुत मेहनत करके सोनू को एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी और वो अब अपनी माँ के कामों में उनकी मदद करना चाहता था। सोनू जानता था कि उसके पिता एक पतंग के कारखाने में काम करते थे। तभी सोनू के मन में एक आइडिया आता है। पिताजी भी तो पतंग का व्यापार करते थे, क्यों ना हम भी घर पर पतंग बनाएं और उसे बाजार में बेचें। इससे हमें बहुत ज्यादा मुनाफा हो सकता है माँ। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो सोनू, लेकिन पतंग बनाना बहुत मुश्किल काम है। माँ, कुछ मुश्किल काम नहीं है। मैं आज ये बाजार जाकर पतंग बनाने का सामान खरीद कर लेकर आऊंगा और उससे पतंग बनाऊंगा, और देखना एक दिन मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि खुद का एक पतंग का शोरूम खोलूंगा, जहाँ पर एक से एक पतंग होगी। अरे वाह, मेरा बेटा कितना सोचने लगा है, अब बड़ा हो गया है। ये पैसे जो मैंने बचा कर रखे हुए थे, इन पैसों से तुम पतंग बनाने का सामान खरीद कर ले आओ। पतंग बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सोनू अपनी माँ से वो पैसे ले लेता है और बाजार जाता है। बाजार से सोनू पतंग बनाने का सामान खरीद कर घर ले आता है। घर आने के बाद सोनू और उसकी माँ मिलकर ढेर सारी पतंग बनाते हैं। पूरा दिन निकल जाता है और सारी पतंग बनकर तैयार हो जाती है। अगले दिन सोनू अपने स्कूल चला जाता है और शकुंतला पतंग लेकर बाजार चली जाती है। बाजार में बहुत सारी दुकान थी, इसलिए कोई भी शकुंतला से पतंग नहीं खरीद रहा था। जो भी बाजार में पतंग लेने आता, वो बड़ी बड़ी दुकान से पतंग खरीदता। शाम को सोनू के स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो घर ना जाकर सीधा बाजार चला जाता है। तभी वो देखता है कि सोनू की एक भी पतंग नहीं बिकी है और आसपास की दुकानों पर बहुत भीड़ लगी हुई है। सोनू के हाथों से बनाई हुई पतंग इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी, इसलिए कोई उन्हें नहीं खरीद रहा था, जिस वजह से सोनू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। शाम हो जाती है और शकुंतला सारी पतंग इकट्ठी करके घर वापस ले आती है। दोनों बैठकर शाम का खाना खाते हैं और सोनू अपनी माँ से कहता है, माँ, आज हमारे एक भी पतंग नहीं बिकी है। हाँ बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारे हाथों की बनाई हुई पतंग कोई नहीं खरीदेगा। मशीनों से बनाई गई पतंग ही आजकल सब खरीदते हैं। दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। अगली सुबह रविवार था। सोनू के स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए वो अपनी माँ के साथ पतंग बेचने के लिए बाजार जाता है। आज भी वैसा ही होता है। सोनू की दुकान पर कोई नहीं आता और ऊंची ऊंची दुकान पर सब पतंग खरीद रहे होते हैं। सोनू बहुत उदास हो जाता है। सोनू की इतनी लगन और मेहनत देखकर परीलोक में रहने वाली परी सोनू की मदद करने के लिए धरती पर आती है। परी अपना रूप बदल लेती है और एक लड़की का रूप ले लेती है। वो लड़की सोनू की दुकान पर आती है। भैया, ये पतंग कितने की है? ये पतंग बस 5 रुपए की है। अपनी दुकान पर आया हुआ पहले ग्राहक देखकर सोनू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, परंतु वो लड़की दिखने में बहुत ज्यादा गरीब लग रही थी। सोनू को समझ आ गया था कि उस लड़की के पास पैसे नहीं हैं। तुम्हें ये पतंग चाहिए, तुम ये पतंग ले लो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा। अरे वाह, क्या सच में भैया आप मुझसे पैसे नहीं लेंगे? हाँ, तुम ये पतंग रख लो। वैसे भी ये सारी पतंग मैंने अपने हाथों से बनाई है, परंतु मेरी एक भी पतंग नहीं बिकी है। मुझे लगता है ये सारी पतंग खराब हो जाएंगी, इसलिए तुम्हें जितना पतंग चाहिए तुम ले सकती हो। लेकिन भैया, ये पतंग तो बहुत अच्छी है, फिर ये पतंग बिक क्यों नहीं रही है? मुझे लगता है कि आपको बेचना नहीं आता है। रुको, मैं बताती हूँ कैसे बेचना है।
तभी वो लड़की सोनू की जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर से लोगों को आवाज लगाने लगती है। आओ आओ, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पतंगे ले लो। हाथों से बनाई हुई मजबूत पतंग, आसमान को छू लेगी ये पतंग कोई नहीं काट सकता है। एक बार पतंग तो ले जाओ, सालों साल चलेगी। काली पीली जो मर्जी पतंग ले लो, पतंग। उस लड़की की आवाज और बोलने के अंदाज से ऊंची दुकानों के सभी ग्राहक सोनू की दुकान पर आकर्षित हो जाते हैं और वो सोनू की दुकान पर आकर पतंगे देखने लगते हैं। सोनू की सभी पतंग लोगों को पसंद आती है और वो सारी पतंग बिक जाती है। तभी अंत में सोनू 2 पतंग बचा लेता है। देखा भैया, कैसे मैं आपकी सारी पतंग बेच दी। हाँ, सारी पतंग तो बिक गई है और बहुत सारे पैसे भी आ गए हैं, परंतु ये 2 पतंग मैंने तुम्हारे लिए बचा ली है। ये लो, ये पतंग तुम्हारे लिए है। तुमने मेरी मुश्किल घड़ी में कितनी मदद की है, शायद तुम नहीं जानती हो। सोनू इस लड़की को धन्यवाद कर रहा होता है, तभी वो लड़की अचानक से परी के रूप में बदल जाती है और सोनू परी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। सोनू, मैं यहाँ पर तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। और ये जो 2 पतंग तुमने मेरे लिए बचाई है, ये 2 पतंग मैं तुम्हें भेंट करती हूँ। और हाँ, ये बची हुई 2 पतंग अब मामूली पतंग नहीं है। ये एक पतंग सोने की है और ये एक पतंग चांदी की है। सोने चांदी की पतंग की मदद से तुम अब अपने जीवन में काफी सफलता प्राप्त कर सकते हो और अपने मन से किया हुआ वादा भी पूरा कर सकते हो। ये सोने और चांदी की पतंग तुम्हें बहुत सारी पतंगे देगी। उन सारी पतंग से तुम अपने लिए एक बहुत बड़ी दुकान खोल सकते हो, जिन्हें बेच कर तुम अपने जीवन में कामयाब हो सकते हो। परी की बात सुनकर सोनू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो परी से वो सोने चांदी की पतंग ले लेता है। इसके बाद सोनू उस जादुई सोने और चांदी की पतंग से ढेर सारी पतंग मांगता है और उन सारी पतंग से एक दुकान खोल लेता है। सोनू की पतंग बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए सोनू की बहुत ज्यादा कमाई हो जाती है। पतंग बेच कर सोनू अपने लिए एक बड़ा सा घर ले लेता है और एक अपनी बहुत बड़ी पतंग की दुकान खोल लेता है। अब सोनू अपने जीवन में बहुत खुश हो जाता है। जीवन में इतनी कामयाबी होने के बाद सोनू और उसकी माँ परी को हमेशा धन्यवाद देते हैं और हमेशा गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।